हम हार्ट फेलियर में पॉजिटिवली आइनोट्रोपिक ड्रग्स या डाययूरेटिक्स के अलावा रेनन, एंजियोटेंसिन, सिस्टम ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली जब आप का हार्ट फेलियर में जाता है तो वो सही से पंप नहीं करता। जब वो प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। जब आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपकी किडनीज में रेनन एंजाइम जो है वो रिलीज होता है। अब रेनन जो है वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। ठीक है जनाब। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम कहते हैं एस एंजाइम। और एंजियोटेंसिन बेसिकली क्या करवाता है, वो बेसिकली इट इज़ अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्टर। ये क्या करवाता है आपकी बॉडी के अंदर, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, आपकी आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट करवाएगा। और आपकी आर्टरीज जब कंस्ट्रक्ट होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसको बढ़ाने के लिए आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट करवाता है। अब एक तो ये बात होगी। इसके अलावा क्या होता है जनाब, आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है वो जाकर बेसिकली लगता है रिसेप्टर्स के ऊपर और एक्टिवेट करवाता है, बेसिकली रिलीज करवाता है अल्डोस्टेरोन को। बेसिकली एंजियोटेंसिन क्या करवाता है, वो अल्डोस्टेरोन की रिलीज को बढ़ा देता है। अब जाहिर सी बात है, जब अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो अल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, सोडियम और वाटर को रिटेन करवाएगा। जब सोडियम और वाटर बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाएंगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अब आपका जो ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा, एक तो आपका हार्ट पहले से पंप नहीं कर रहा, उसके बाद आपने ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसका मतलब है आपके हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड आएगा। पहले से पंप नहीं कर रहा, डबल आपने जो है प्रीलोड को और बढ़ा दिया और फिलिंग करवा रहे हो, तो वो हार्ट बेचारा किस तरह पंप करेगा। इसके अलावा जो है वो एक और काम खराब ये होता है कि जो अल्डोस्टेरोन होता है वो सोडियम और वाटर को तो रिटेन करवाता है। इसके अलावा वो आपके हार्ट के ऊपर, जो आपके हार्ट के सेल्स हैं उनके ऊपर जाके लगता है अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स के ऊपर जो वहाँ मौजूद होते हैं, वो वहाँ पे करवाता है आपके हार्ट की हाइपरट्रॉफी, आपके हार्ट की साइज़ को बढ़ाता है। जब हाइपरट्रॉफी होगी, आपकी दिल डायलेट होना शुरू हो जाएगी, साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। जब फाइब्रोसिस होगा तो वो आप प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगी। जब प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो आप डायस्टोलिक फेलियर में चले जाओगे। ठीक है जनाब। तो ये इतने सारे काम खराब होते हैं इस सिस्टम की वजह से, एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से। आल्दो ये बॉडी ने क्यों एक्टिवेट किया है, ये ओवरकम करने के लिए एक्टिवेट किया है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, हार्ट की पंपिंग को सही करने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको नुकसान दे रहा है। तो हम चाह रहे होते हैं ये सिस्टम हम ब्लॉक करें, तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो सिस्टम को ब्लॉक करती हैं। हम जो फर्स्ट कैटेगरी में दवाइयाँ देते हैं वो हम देते हैं रेनन इनहिबिटर, तो डायरेक्टली रेनन को रोकेंगी। अब रेनन को ही इनहिबिट करेंगी। रेनन को इनहिबिट करेंगी तो एंजियोटेंसिन जो है वो 1 में कन्वर्ट नहीं होगा और एंजियोटेंसिन खाली रह जाएगा, वो ये पाथ पे आगे नहीं चलेगा। तो इसमें हमारे पास एलास्क्रिन आ जाती है, ये एक कैटेगरी है रेनन इनहिबिटर्स। ये एक तो ये हो गई। इसके अलावा हम देते हैं एस इनहिबिटर। अब एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम कन्वर्ट करता है इसको एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, वेजोकंस्ट्रक्टर है और ये अल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा रहा है। तो ये बड़ी खराब चीज़ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर रहे हैं। बेसिकली हम एस इनहिबिटर देके इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं ताकि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 1 के 2 के अंदर कन्वर्ट ना हो और वेजोकंस्ट्रक्शन ना हो। तो ये दूसरी तरह की दवाइयाँ हैं। फर्स्ट हमने रेनन इनहिबिटर दे सकते हैं हम, इसके अलावा हम एस इनहिबिटर भी दे सकते हैं। काम बेसिकली वही होगा। ठीक है जनाब। इसके अलावा जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एक तो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा है 2 के अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। इसके अलावा ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है। अब ब्रेडिकाइनिन क्या करवाता है, आपकी बॉडी में कफ करवाता है। क्या करवाता है, आपकी बॉडी में जो है वो कफ करवाता है। अब जाहिर सी बात है, आपने एस एंजाइम को इनहिबिट किया तो एस एंजाइम जो है वो इसको इनएक्टिवेट नहीं कर सकता है। इनएक्टिवेट नहीं कर सकता तो ये बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। जब ये बढ़ जाएगा तो आपको कफ होगी। तो इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, कैप्टोप्रिल वगैरह का जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, इनका साइड इफेक्ट ये होता है, कफ होती है। तो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम जो है वो रेनन इनहिबिटर्स देते हैं, या हम ये देते हैं जो बेसिकली ये क्या कर जो बेसिकली हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। हम ये तो बेसिक बन रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगे ही ना। अब रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा नहीं तो वेजोकंस्ट्रक्शन नहीं करवाएगा, तो काम तो वही होगा। तो हम ये वाली दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं 82 एंटागोनिस्ट, यानी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल लोसार्टान वगैरह, ये दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या क्या नहीं करवाएंगी, ये भी कफ वगैरह नहीं करवाएंगे, इनका साइड इफेक्ट कफ नहीं होगा। बट जो कैप्टोप्रिल वाली हैं ये कफ करवाएंगी क्योंकि ये एस को इनहिबिट कर रही हैं। ठीक है जनाब। तो ये 3 तरह की दवाइयाँ हो गई। अब इनका साइड इफेक्ट एक ये होता है, ये टेरोटिजेनिक है, हम ये प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं।
तो ये साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। तो ये मैं दवाइयाँ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ड्रग्स। एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकेट्स की हम बात कर रहे हैं। अब इनके नाम आप यहाँ देख लें, फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर्स में लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, क्वेनोप्रिल, जिनकी आखिर में पिरिल वाला है, वो एस एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं। ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, यानी 82 ब्लॉकेड है। इनके नाम आप पढ़ लें, लोसार्टान, विलसार्टान, कैंडीसार्टान, तो इर्बिसार्टान, ये आप नाम याद कर सकते हैं जिनके आखिर में टान आ रहा है, सार्टान आ रहा है। तो ये हमारे पास 82 ब्लॉकर्स हैं, ठीक है जनाब। अब इनके थोड़ी बहुत यूजेस पढ़ लेते हैं। बता तो मैं खैर चुका हूँ आपको। ये क्या करेंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेंगे, यानी जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको नहीं होने देंगे। वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब है ये आपकी आफ्टर लोड कम कर देंगे, क्योंकि अगर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो आपकी आर्टरीज कंस्ट्रक्ट कर जाएंगी, क्योंकि आपके हार्ट ने पंप करना है ब्लड को इन दी आर्टरीज, इन योर एओर्टा। तो अब एओर्टा में इम्पीडेंस कम हो जाएगी, क्योंकि आपने आफ्टर लोड कम कर दिया, क्योंकि आपने वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी। तो एक ये फ़ायदा है इनका। इसके अलावा क्योंकि ये हमारे पास, हम जानते हैं कि जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 होता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाता है, बेसिकली वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, और एल्डोस्टेरोन हम जानते हैं सॉल्ट और वाटर को रिटेन करवाता है। अब हमने क्योंकि इसको ब्लॉक कर दिया, ये हम नहीं बनने दे रहे हैं, या इसके रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिए, तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो सॉल्ट और वाटर रिटेन नहीं होगा। इसका मतलब है बेसिकली आपका प्री लोड कम हो जाएगा, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो आपका बेसिकली प्री लोड कम हो जाएगा, ठीक है जनाब। इसके अलावा ये नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को भी रोकते हैं, तो इसका मतलब है ये टैकीकार्डिया को कम करेंगे। तो और इसके अलावा बहुत काम की बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म रिमॉडलिंग को रोकते हैं। रिमॉडलिंग को किस तरह रोकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास ये जो है वो अल्डोस्टेरोन की रिलीज को रोकते हैं। अल्डोस्टेरोन अगर रिलीज नहीं होगा तो हम जानते हैं अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर जो है वो हार्ट के ऊपर भी मौजूद है। जब हार्ट वाले रिसेप्टर्स के ऊपर अल्डोस्टेरोन लगता है तो वो क्या करवाता है, हार्ट की सेल्स की हाइपरट्रॉफी करवाता है, उसको हम कार्डिक रिमॉडलिंग कहते हैं। तो वो कार्डिक रिमॉडलिंग भी लॉन्ग टर्म में रुक जाएगी, ठीक है जनाब। इसलिए हम जो है वो इनको इस्तेमाल करते हैं हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को, इसलिए हम देते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में रिमॉडलिंग हुई है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाए, साथ में जो है वो आफ्टर लोड भी कम हो जाए, पीरियड लोड भी कम हो जाए। तो ये इसलिए हम देते हैं, ये बहुत यूज़फुल है। बेसिकली इनको हम एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं, वो हाइपरटेंशन में भी इनको हम पढ़ेंगे, बट हार्ट फेलियर में भी इनका इस्तेमाल है। अब ये यहाँ पे एलास्क्रिन के बारे में बताया हुआ है, बताया था मैंने आपको, ये रेनिन इनहिबिटर है, इसको हम हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं, और इट इज़ अंडर ट्रायल फॉर हार्ट फेलियर में इस्तेमाल के लिए भी। So thank you very much.